Very good evening, students. And today our topic is assignment problem. इससे पहले जो हमने अपना टॉपिक पढ़ा हुआ है उसका नाम था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हमें एक तरफ सोर्सेज दिए गए थे और एक तरफ सप्लाई दी गई थी, जिसमें हम अपने सोर्सेज से या आप कहें सप्लाई से हम अपनी डिमांड की तरफ, अपनी डेस्टिनी की तरफ हम पार्टिकुलर सप्लाई दे रहे होते हैं कि कौन सी पार्टिकुलर सोर्स या सप्लाई से किसी पार्टिकुलर डेस्टिनी पर सप्लाई दी जाए जिससे कि उसकी डिमांड फुलफिल हो जाए। हमारा ये उद्देश्य रहा था, जहाँ पर हम ये भी देखते थे कि जब हम अपना ट्रांसपोर्टेशन कर रहे होंगे किसी पार्टिकुलर डेस्टिनी के लिए, किसी पार्टिकुलर सोर्स से, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा उद्देश्य रहता है कि हमारी मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट आए। So in transportation problem, just we were analyzing how we can minimize the cost of our transportation. This assignment problem is also similar like transportation. इसके अंदर भी आपकी एक मैट्रिक्स होती है, एक टेबल होती है रोस एंड कॉलम्स के फॉर्म की, जिसके अंदर हमें ट्रांसपोर्टेशन की तरह ही आपको अपने जॉब्स को किसी मशीनरी पर या किसी वर्कर्स पर कराना होता है। दैट मीन्स सोर्सेस एंड डिमांड, सोर्सेस एंड डेस्टिनी की तरह ही इसमें भी आपका एक टेबल बना हुआ होता है, मगर इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन से। वहाँ पर ऐसा नहीं था कि आप एक ही ट्रांसपोर्टेशन, एक ही सोर्स से एक ही डेस्टिनी पर सप्लाई करेंगे। वहाँ तो आप सिर्फ इस चीज़ को एनालाइज कर रहे थे कि किस तरीके से आप अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें। जहाँ से भी आपको बेटर लग रहा होता था, जहाँ से भी आपको मिनिमाइज कॉस्ट दिख रही होती थी, वहाँ से ही आप अपनी सोर्स से उस पार्टिकुलर डेस्टिनी पर सप्लाई कर देते थे। मगर असाइनमेंट में क्या है कि जब हमें कोई भी टास्क दिया गया होगा तो हम कोई भी टास्क किसी एक ही वर्कर को दे सकते हैं या किसी एक जॉब को किसी एक ही मशीन से करा सकते हैं। तो एक स्पेशल फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ये हमारी असाइनमेंट में निकल के आता है, या मैं कहूँ एक पार्टिकुलर सप्लाई से एक पार्टिकुलर डेस्टिनी पर ही सप्लाई देना ही हमारा असाइनमेंट कहलाता है। या मैं कहूँ जहाँ पर हम सारे सोर्सेस को एक बना दें और सारी डिमांड को एक बना दें, जहाँ पर हम ऐसी सिचुएशन कर पाते हैं कि एक पार्टिकुलर सोर्स से एक पार्टिकुलर डेस्टिनी पर ही आपका काम दिया जाएगा। दैट मीन्स एक वर्कर को एक ही काम असाइन करना है, तो वो असाइनमेंट प्रॉब्लम में निकल के आता है। देखो, जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा और थोड़ा डिटेल में देखें तो इस तरीके से है कि एक काम को अगर आप 2 बंदों से करवाओगे या 2 या 3 से करवाओगे, या सोचोगे चलो आज आधा काम ये कर दे, आधा काम वो कर दे, तो होता क्या है कि इस तरीके से ना तो काम कंप्लीट होता है और काम भी बिगड़ जाता है। तो इन सब से बचने के लिए होता क्या है कि द बेस्ट वे इन अ मैनेजमेंट दैट डेफिनेटली वी हैव टू असाइन अ वन वर्क टू वन वर्कर, टू वन जॉब, टू वन मशीन, और वन जॉब टू वन पार्टिकुलर वर्कर और वन एम्प्लॉय। कि एक ही वर्कर को हम वो टास्क दें जिससे वो काम के लिए रेस्पॉन्सिबल भी हो, और उसमें अगर कुछ भी कमी आती है, कोई भी चीज़ निकल के आती है, देन ही विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। जब उसको करने के लिए ऑथराइज्ड है तो निश्चित तौर पर वही उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। अदरवाइज क्या होगा कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अभाव में, in the absence of a delegation of authority, you will find it out when one task is given to someone, then he will be responsible for it. But if one task is to be assigned by a lot of peoples, then some miscommunication, confusion will be arising. Then they will think it of that this task is there to this person or this person, and what happens? They will not do the task, or they will say make some mistakes. तो उस मिस्टेक को रिमूव करना और काम को बड़े परफेक्शन तरीके से कंप्लीट करने के लिए ही हम असाइनमेंट प्रॉब्लम को यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं ये देखिए। अभी तक आपके सामने ट्रांसपोर्टेशन में भी ऐसा ही यूज़ किया गया था, उसमें भी एक टेबल थी, इसमें भी एक टेबल ही है।
जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ इसमें, सपोज करिए कि यहाँ पर कुछ जॉब्स दी गई हैं और यहाँ पर कुछ मशीन्स दी गई हैं। तो इस मशीन से जब हम इस जॉब को कराते हैं तो इस पर 2 घंटे लगते हैं, इस पर 3 घंटे लगते हैं, इस पर 4 घंटे लगते हैं, इस पर 5 घंटे लगते हैं, इस पर 3 लगते हैं, इस पर 4 लगते हैं, इस पर 5 लगते हैं, इस पर 7 लगते हैं, इस पर 2 लगते हैं, इस पर 7 लगते हैं, इस पर 9 लगते हैं, इस पर 10 लगते हैं, इस पर 11 लगते हैं, इस पर 2 लगते हैं, इस पर 3 लगता है, इस पर 2 लगते हैं। इस तरीके से दिया हुआ है। तो है क्या कि व्हेन दिस पर्टिकुलर जॉब, दैट मीन्स जॉब ए, बी, सी, डी एंड मशीन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो हमारे सामने क्या निकल के आ रहा है कि इस ए जॉब को जब फर्स्ट वाली मशीन से कराया गया तो उस पर लगने वाले घंटे 2 थे, और जब इस जॉब को सेकंड वाली मशीन से कराया गया तो इस पर लगने वाले घंटे 3 थे, थर्ड से कराया गया तो 4 थे, 5 4 से कराया गया तो 5 थे। है क्या कि आपका टाइम ड्यूरेशन दिया गया है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई इस ए जॉब को थोड़ा काम एक फर्स्ट कर देगा, थोड़ा बहुत काम सेकंड कर देगा, या चारों में से मिलकर सब कर ही लेना। तो हुआ क्या कि अब यही नहीं पता चलेगा कि आखिरकार कौन सी मशीन पर इस काम को कराना है। तो एक मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। तो बेटर क्या होता है कि एक जॉब को किसी एक ही मशीन को सप्लाई दी जाए, एक पार्टिकुलर जॉब को एक पार्टिकुलर मशीन से ही कराया जाए। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पर मैंने कहा दिस वन इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपकी एक पार्टिकुलर जॉब एक पार्टिकुलर मशीन के लिए असाइन हो, जिससे कि उसके अंदर मिसकम्युनिकेशन होने के या किसी भी जॉब के फेल होने के चांसेस कम हो जाएं और वो उसके लिए ऑथराइज्ड हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन को हम असाइनमेंट प्रॉब्लम कहते हैं। इसलिए मैंने कहा दिस वन इज़ ए स्पेशल फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उसी का ही है। तो एक जॉब को हम एक ही मशीन पर दे सकते हैं, या ये जॉब्स होते वर्कर्स होते तो एक वो जॉब को एक काम को हम एक ही लेबर को या एक ही वर्कर को एक ही एम्प्लॉय को दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमें कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो होगा क्या, 2-4 वर्कर्स को दिया, काम बिगाड़ दिया और महंगा पड़ गया, डिले हो गया कि कोई उसके रेस्पॉन्सिबल नहीं हुआ, एक दूसरे को वो काम को टालना स्टार्ट कर देंगे। तो इन सबसे बचने के लिए हम असाइनमेंट प्रॉब्लम को यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो ये डिफरेंट जॉब्स थी या डिफरेंट मशीन्स थी, उन पर लगने वाले घंटे थे, या जॉब्स थी या वर्कर्स थे, इन पर लगने वाले डिफरेंट उनके खर्चे हैं। इस तरीके से दिया होता है। तो अब इसको करते कैसे हैं, तो उसका सबसे एक सिंपल सा तरीका होता है कि जब भी आपको ऐसी एक टेबल दी गई हो तो सबसे पहले आपको प्रोसेस, क्योंकि मैंने कहा एक टेबल होती है मैट्रिक्स के फॉर्म की, तो मैट्रिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी रो और दूसरा था उसका ऑर्डर। तो ऑर्डर का तो यहाँ पे काम नहीं है, यहाँ पे काम है उसके रो से। तो सबसे पहले हमें हर रो में उस छोटे एलिमेंट का सिलेक्शन करना होता है और उस छोटे एलिमेंट को उस रो से माइनस कर देना होता है। जब ऐसा करने से हर रो में एक सिंगल जीरो हो जाएगा तो उसके बाद हमें देखना होता है कि हर रो में तो एक सिंगल जीरो हो चुका है, क्या हर कॉलम में भी एक सिंगल जीरो हो गया या नहीं हो गया। तो अगर हर कॉलम में जीरो आ चुका है बाय द प्रोसेस ऑफ minimizing the lowest value, the smallest value from each row, if it is possible that in column also a single zero comes out, तो कोई बात ही नहीं है। बाई चांस ऐसा हुआ कि रो में तो जीरो आ गया छोटे वाले एलिमेंट को घटाने से, मगर कॉलम में जीरो नहीं आया है, तो वही प्रोसेस हमें कॉलम में भी यूज़ करना होता है। वो छोटा एलिमेंट देते हैं, उसे माइनस करते हैं और उसके बाद आगे प्रोसेस को बढ़ाते हैं। ठीक है ना। तो अब मैं एक एग्जाम्पल लूँगा, उस एग्जाम्पल से आपके सामने ये बात और क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना। देखो कैसे लेते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, 1 मिनट बस।
एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा आपके। 2 3 5 3 10 7 13 14 3 2 1 10 3 5 4 6 ये जॉब्स हैं और ये वर्कर्स हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, तो मैं एक टेबल का रूप देता हूँ पहले से मैं। असाइनमेंट में आपको हमेशा ही बैलेंस्ड प्रॉब्लम मिलेगी, दैट मीन जितने जॉब्स होंगे उतनी वर्कर्स होंगे, क्योंकि एक को एक असाइन होनी है। अदरवाइज आपको कोई अनबैलेंस्ड भी दी हो तो जो भी कम होगा, अगर जॉब्स कम है तो एक जॉब्स बढ़ाएंगे और जॉब्स कम 0 0 से बढ़ाएंगे, और अगर वर्कर्स हैं, अगर वर्कर्स कम दिए हुए हैं तो उसको भी हम 0 0 से बढ़ा लेंगे, लाइक अ डमी रो एंड डमी कॉलम, दैट प्रोसेस वी हैव ऑलरेडी यूज इन ट्रांसपोर्टेशन, वही इसमें भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ऐसे है ये। और ये मान लेते हैं ये ए जॉब है, ये बी जॉब है, ये सी है, ये डी है, ये फर्स्ट वर्कर है, ये सेकंड वर्कर है, ये थर्ड वर्कर है, और ये ऐसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द डू द असाइनमेंट ऑफ दिस पार्टिकुलर प्रॉब्लम, हाउ वी कैन मेक अ मिनिमाइजेशन कॉस्ट, कि हम इसमें कैसे अपनी मिनिमाइज कॉस्ट लेके आ सकते हैं जिससे काम भी परफेक्शन तरीके से हो जाए और बंदे को, उसी बंदे को वो जॉब मिले जो उसके लिए ऑथराइज्ड है या उसके लिए परफेक्ट है, एक्सपर्ट है। ये क्वेश्चन है। तो इस असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है उसे हम कहते हैं हंगेरियन मेथड। उस मेथड का नाम होता है हंगेरियन मेथड। हंगेरियन मेथड का यूज़ करके हम आपके इस असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले लिख लीजिएगा, मैं जो बताता चल रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको मिटाता भी जाऊँगा। देखिए, पहला स्टेप आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच रो ऑब्लिक कॉलम। सबसे पहले आपको हर एक रो से और कॉलम से या कॉलम से एक सबसे छोटा एलिमेंट चुनना है, एंड सब्ट्रैक्ट इट, इसको घटाना है, फ्रॉम ईच एलिमेंट ऑफ corresponding रो ऑब्लिक कॉलम। क्या करना है आपको, सबसे पहले एक छोटा एलिमेंट सेलेक्ट करना है हर रो में से और हर कॉलम से भी। तो पहले हम कॉलम का यूज़ करेंगे, उसके पहले रो का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम कॉलम का यूज़ करेंगे, और उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फिर माइनस करना है हर एक एलिमेंट से, उस रो के हर एक एलिमेंट में से माइनस करना है जो उसमें दिया गया है। ऐसा करने से होगा क्या, you will find a single zero in each row and each column। तो ऐसा हो जाएगा। तो देखिए, जब मैंने पहला वाला स्टेप लिखा हुआ है तो स्टेप को मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें। तो इस वाले में सबसे छोटा एलिमेंट आपके सामने क्या है, तो आप कहेंगे 2 है सबसे छोटा एलिमेंट। तो मैंने 2 एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिया, तो मैंने कहा सेलेक्ट 2। मैं यहाँ वैसे लिख रहा हूँ, ये आपको लिखना नहीं है, सेलेक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2 फ्रॉम फर्स्ट रो। मैंने R1 से सेलेक्ट किया इसे, 2 को, सबसे छोटा एलिमेंट है। अब इसको मैं सब माइनस कर दूंगा सभी एलिमेंट से, तो 2 में से 2 गया तो 0, 3 में से 2 गया तो 1, 5 से 2 गया तो 3, 3 से 2 गया तो 1। R2 में देखिए स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 7, R2 है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट मेरा 7 है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिख रहा हूँ, ये आपको क्वेश्चंस में नहीं लिखने हैं। तो 7 लिया, 7 से 7 गया तो 0, 10 से 7 गया तो 3,
13 से 7 गया तो 6, 14 से 7 गया तो 7। R3 में आते हैं। R3 में मेरा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 1, तो 3 से 1 गया तो 2, 2 से 1 गया तो 1, 1 से 1 गया तो 0 और 10 से 1 गया तो 9। अब मैं R4 में आता हूँ। मेरा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 3, तो 3 से 3 गया तो 0, 5 से 3 गया तो 2, 4 से 3 गया तो 1, 6 से 3 गया तो 3। ठीक है जी, ये है। अब देखिए मैंने हर रो से पहले एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट लिया था, मैंने ऑब्लिक लगाया हुआ है, एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम ईच एलिमेंट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम, और फिर मैंने कुछ सभी एलिमेंट्स उस पार्टिकुलर रो के हर एलिमेंट से उसको माइनस कर दिया। जब मैंने माइनस किया तो ऐसा करने से हुआ क्या कि हर रो में एक जीरो बन गया। पहली रो में एक जीरो है, दूसरी रो में एक जीरो है, तीसरी रो में एक जीरो है, चौथी रो में एक जीरो है। अब मुझे देखना है क्या हर कॉलम में भी एक जीरो हो गया है या नहीं हो गया है। तो देखिए इस कॉलम में जीरो है, इस कॉलम में जीरो है, इस कॉलम में जीरो है, मगर जैसे ही मैं फोर्थ वाले में पहुंचता हूं बेटे तो आप ये देखेंगे इन अ फोर्थ कॉलम देयर इज नॉट अ सिंगल जीरो, कोई भी सिंगल जीरो वहां पर नहीं है। तो जो प्रोसेस मैंने रो के लिए यूज किया था कि सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच रो एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम ईच एलिमेंट ऑफ दैट करस्पॉन्डिंग रो, द सेम प्रोसेस शुड बी यूज्ड इन दिस कॉलम ऑल्सो। हमें कॉलम में भी करना है। जिस कॉलम में जीरो नहीं आया है, तो देखो इस वाले कॉलम में नहीं आया था, फोर्थ कॉलम में तो नहीं आया, तो मैं क्या करूँगा, इसी प्रोसेस को स्टेप फर्स्ट को यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कॉलम में, मेरे कॉलम में स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 1, C4 में मेरा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 1, तो मैंने 1 में से 1 गया माइनस किया तो 0, 7 से 1 गया तो 6, 9 से 1 गया तो 8 और 3 से 1 गया तो 2। अब देखेंगे आप कि हर रो में और हर कॉलम में एक सिंगल जीरो हो चुका है। हर रो में और हर कॉलम में एक सिंगल जीरो हो चुका है। तो अब इसके बाद हम असाइनमेंट करते हैं। नाउ द प्रोसेस ऑफ असाइनमेंट शुड बी स्टार्ट ऑन। तो सेकंड स्टेप लिखेंगे मेक असाइनमेंट। Make assignment in each row oblique column। अब हमें असाइनमेंट देना है उस हर कॉलम में और हर रो में where there is exactly सिंगल जीरो, जहाँ पर भी सिंगल जीरो होगा। लेट मी सी, इसमें सिंगल जीरो या ओके ना। मेक असाइनमेंट इन ईच रो और कॉलम वेयर देयर इज अ सिंगल एग्जैक्टली सिंगल जीरो। अब हमें असाइनमेंट करना है, कैसे करना है, तो जैसे मैंने रो से स्टार्ट किया तो यहाँ भी रो से स्टार्ट करूँगा और रो से करने के बाद मैं कॉलम पे आऊँगा। तो देना वहाँ पर है जहाँ पर एग्जैक्टली सिंगल जीरो है, बाकी मैं इसका वर्किंग साइड में रखूँगा। ठीक है, स्टेप 2 हो चुके हैं। तो देखो बेटा पहली वाली रो देखी मैंने असाइनमेंट के लिए, मैंने कहा जिसमें सिंगल जीरो होगा वहाँ पर असाइनमेंट करेंगे। थोड़ा मैं उसमें और आगे लिख देता हूँ। स्टेप 3 में इसके रूल में आफ्टर असाइनमेंट, मैं इधर लिखता हूँ सर, इसमें आएगा नहीं, यहाँ लिखता हूँ 3 में। आफ्टर असाइनमेंट इन ईच रो ऑब्लिक कॉलम, जिसमें भी हो, रो में हो या कॉलम में हो, मेक a rectangular box for assignment। हम क्या यूज करेंगे, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स यूज करेंगे फॉर असाइनमेंट। एंड क्रॉस्ड
all other zeros of particular assignment row or column. Assignment रो ऑब्लिक कॉलम क्या है? आफ्टर असाइनमेंट इन ईच रो एंड कॉलम क्या करेंगे हम असाइनमेंट में? मेक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड क्रॉस ऑल अदर जीरोस इन पार्टिकुलर असाइंड रो और कॉलम. जिस भी रो में हम असाइनमेंट करेंगे तो उस रो के जहाँ पर हमने असाइनमेंट किया है उस पार्टिकुलर रो के उस पार्टिकुलर कॉलम के हमें सभी जीरो को काट देना है. कैसे? देखिए इसमें बेटा आप देखेंगे 2 जीरो हैं तो असाइनमेंट नहीं करना अकॉर्डिंग टू सेकंड रूल, सेकंड स्टेप ऑफ वर्किंग रूल. हम आते हैं सेकंड वाली रो पे, हमें तो सिंगल जीरो देखना है पहले. तो जैसे हम सेकंड वाली रो में आए तो बेटा हमें सिंगल जीरो दिखाई देगा एक, तो इसे हम असाइनमेंट दे देंगे. तो हमने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दिया. मगर देखो मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, एंड आफ्टर मेकिंग अ रेक्टेंगुलर बॉक्स फॉर असाइनमेंट एंड क्रॉस्ड ऑल अदर जीरोस ऑफ पार्टिकुलर असाइंड रो और कॉलम. अब इस वाली रो में सेकंड वाली रो में मेरे सिंगल जीरो देखा तो मैंने असाइनमेंट किया था. तो अब इसके कॉलम में देखें कोई और जीरो तो नहीं है. अगर कोई और जीरो होता तो हम उसे काट देते. अगर रो में असाइनमेंट है, रो के थ्रू किया है, तो हम कॉलम को देखेंगे. ठीक है ना. अब तीसरे वाले में आते हैं. तो बेटा यहाँ पर आए तो यहाँ पर भी हमें सिंगल जीरो दिख गया तो मैंने इसको असाइनमेंट कर दिया, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दिया. फिर मैंने इस कॉलम को एग्जामिन किया, एवेल्युएट किया कि कहीं में कोई एक्स्ट्रा जीरो तो नहीं है. अगर इस कॉलम में कोई एक्स्ट्रा जीरो होता, मान के चलो यहाँ पे जीरो होता, तो मैं जीरो को काट देता. ठीक है ना. दैट मीन्स मैं रो के थ्रू चल रहा हूँ अभी प्रोसेस में. तो इस रो में मुझे जहाँ पर भी सिंगल जीरो दिख रहा है वहाँ पर मैं रेक्टेंगुलर बॉक्स बना के उसका असाइनमेंट कर रहा हूँ. फिर उस कॉलम को एवेल्युएट कर रहा हूँ जिसमें वो असाइनमेंट हुआ है, कहीं और कोई जीरो तो नहीं है. अगर कोई जीरो होता तो मैं उसे काट देता. हम चौथी वाली कॉलम रो में आते हैं. तो बेटा देखो मुझे यहाँ पर भी सिंगल जीरो दिखाई दिया है इस रो में, मैंने असाइनमेंट देख दिया. अब मैं इस पार्टिकुलर कॉलम को देखता हूँ कहीं और जीरो तो नहीं है. अरे बेटा मुझे दिख गया तो मैंने काट दिया. ठीक है ना. एंड क्रॉस्ड ऑल ऑफ द जीरोस ऑफ दैट पार्टिकुलर असाइंड रो और कॉलम. अब देखें तो हमारे पास जॉब तो 4 थे, मगर यहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो 3 ही हुए हैं. मतलब 3 काम ही असाइंड हुए, एक काम अभी असाइंड नहीं हुआ है. तो ये प्रोसेस जो था जो हमने रो में यूज़ किया है ये ही हमें कॉलम में यूज़ करना है. मगर पहले ये देख लीजिए, एक बार रो को यूज़ करने के बाद क्या फिर से रो वाला ही यूज़ करके देखें तो कि सिंगल जीरो मिल रहा है? बाई चांस ऐसा हो सकता है कि हमें सिंगल जीरो फिर से मिल जाए. अगर नहीं मिलता तो फिर हम कॉलम वाले पे आ जाते हैं इसी प्रोसेस को यूज़ करने के लिए कि हम देखते कि हर कॉलम में सिंगल जीरो है कि नहीं. ठीक है ना. मगर हम फिर से रो को देख लेते हैं. तो बेटा फिर से पहली रो में गए तो हमें बेटा सिंगल जीरो दिख गया क्योंकि ये तो कट चुका है, ये तो जीरो है नहीं. अब हमें सिंगल जीरो दिख गया तो हमने इसको असाइन कर दिया. जब हमने इसको असाइन किया है तो इस कॉलम को देखा तो इसमें कोई जीरो नहीं है. अब देखो 4 जॉब थी ABCD और 4 ही वर्कर थे 1 2 3 4 और सबको एक इंडिविजुअल जॉब असाइन हुआ है कि A को करने के लिए सबसे बेस्ट एम्प्लॉय 4th नंबर का रहेगा, B को करने के लिए 2nd नंबर का रहेगा और C को करने के लिए 3rd नंबर का रहेगा और D को करने के लिए 1st नंबर का रहेगा. तो ऐसी सिचुएशन में आपकी मिनिमम कॉस्ट कितनी आएगी? तो देखो असाइनमेंट क्या हुआ है, A Y 4th, A को कौन करेगा 4th, B को कौन करेगा 2nd, C को कौन करेगा 3rd, D को कौन करेगा 1st. ये हुआ. ठीक है ना. तो इसके बाद हमें निकालना होता है मिनिमम कॉस्ट, द मिनिमम असाइंड कॉस्ट. कि ऐसा करने पर जब एक जॉब को हम एक ही एम्प्लॉय को देंगे असाइनमेंट कॉस्ट तो ऐसी सिचुएशन में हमारी लगने वाली मिनिमम कॉस्ट कितनी आएगी और काम भी परफेक्शन तरीके से होगा. तो A को 4th कर रहा था तो बेटा 4th वाले नंबर पे देखो पहले वाला जो क्वेश्चन लिखा था मैंने A में 4th नंबर पे वैल्यू लिखी है 3.
पहली वाली टेबल में। तो मैंने पहली वाले में लिखी थी ए को का 4, तो इसकी वैल्यू है 3, प्लस बी को करने के लिए आपका एम्प्लॉई है सेकंड नंबर का, और सेकंड नंबर पे मैंने कॉस्ट लिखी थी 7 पहली वाली टेबल में, और सी को करने के लिए आपका एम्प्लॉई है थर्ड, वो इसकी वैल्यू है फर्स्ट वाली टेबल में जो क्वेश्चन था उसमें 1, और डी को करेगा आपका फर्स्ट एम्प्लॉई, और इसकी उस टेबल में कॉस्ट थी 3। तो आपकी जो आने वाली कॉस्ट है 7 3 10 14, आर्स हैं तो आर्स, रुपीस हैं तो रुपीस, ठीक है ना, जो भी दिया हो क्वेश्चन में उस तरीके से आप इसको असाइन करके कर देंगे। तो ये है बेटा असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन बाय द हंगेरियन मेथड, जहाँ पर हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट का सेलेक्ट करते हैं, उसको माइनस करते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि जिस भी रो में हमारे सिंगल जीरो दिख रहा होता है हम उसी में ही असाइनमेंट देना स्टार्ट कर देते हैं, और अगर रो के थ्रू नहीं आता तो हम कॉलम पे आ जाते हैं। मगर बेटा हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि आपको हर जीरो, हर कॉलम में, हर रो में और हर कॉलम में असाइनमेंट करने के बाद हर सिंगल जीरो मिल जाए और आप उसे ईजिली असाइनमेंट दे दें। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी रो में आपने देखा सिंगल जीरो नहीं मिल रहा, कॉलम में भी नहीं मिल रहा, तो ऐसी सिचुएशन में हमें हंगेरियन मेथड पे एक ऑप्टिमल टेस्ट लगाना पड़ता है, एक ऑप्टिमल टेस्ट लगाना पड़ता है। अदरवाइज क्वेश्चन तो असाइनमेंट का है या हो गया, मगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पर ऐसा हो सकता है कि हमारा असाइनमेंट पूरा नहीं हो पा रहा हो, तो हमें कुछ और भी आगे प्रोसेस यूज़ करना होता है, उसे कहते हैं हम ऑप्टिमल टेस्ट ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है बेटे। तो डियर स्टूडेंट्स, जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी दिक्कत हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, क्योंकि ये आप जैसे बच्चों के काम का है, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम नेक्स्ट वाले पोर्शन में इसमें ऑप्टिमम टेस्ट ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम करते हैं, जिसमें वो सिचुएशन निकल के आएगी जहाँ पर असाइनमेंट ईजिली नहीं हो पाता, जहाँ पर हमें ईजिली आपके असाइनमेंट नहीं हो पाते हैं, एक जॉब एक एम्प्लॉय को नहीं मिल पाती है, तो उस सिचुएशन में हम किस तरीके से क्रिटिकल सिचुएशंस को लेके आते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर।